वेलकम टू सौरभ कपिल हिस्ट्री पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं कृष्णा और आज हम सौरभ के नोट्स के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे की गहराई में उतरेंगे। हमारा विषय है द आर्यन होमलैंड डिबेट। कृष्णा, ये किसी जासूसी कहानी से कम तो नहीं लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे हम इतिहास, भाषा और पुरातत्व के सुरागों को जोड़कर एक सदियों पुरानी गुत्थी सुलझाने निकले हैं। तो कृष्णा, हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का, हमारी इस पड़ताल का रोड मैप क्या होने वाला है? हम इस रहस्य की तह तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए, हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम सबसे पहले उस भाषाई सबूत से शुरू करेंगे, वो पहला क्लू जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। फिर हम भारत को होमलैंड मानने वाली थ्योरी और भारत के बाहर की थ्योरीज दोनों को परखेंगे। इसके बाद सेंट्रल एशियन कनेक्शन की अहमियत को समझेंगे, भारत में उनके आने और यहाँ की संस्कृति के साथ उनके घुलने मिलने को ट्रेस करेंगे, और आखिर में आक्रमण से आप्रवासन तक की सोच में जो बदलाव आया है उस पर बात करेंगे। बेहतरीन। तो चलिए इस कहानी की पहली कड़ी से ही शुरू करते हैं। कृष्णा, वो पहला सुराग क्या था जिसने इस पूरी बहस को एक तरह से हवा दे दी? वो पहला और सबसे बड़ा सुराग राधा भाषा में ही छिपा हुआ था। बात है 1786 की, जब सर विलियम जोन्स संस्कृत, ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाओं पर काम कर रहे थे और उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। इन भाषाओं में इतनी ज्यादा समानताएं थीं कि ये महज एक इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता था। यहीं से इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की थ्योरी का जन्म हुआ। ये थ्योरी कहती है कि ये सभी भाषाएं एक ही जड़, एक ही मूल भाषा से निकली हैं, जिसे आज स्कॉलर्स प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। क्या हमें कुछ उदाहरण मिल सकते हैं कि ये समानताएं आखिर थी कैसी? जरूर, इस स्लाइड पर ही देखिए। संस्कृत का शब्द मात्र और पितृ, ये लैटिन के मेटर और पेटर से कितना मिलता जुलता है, जिनका मतलब मदर और फादर होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्राचीन तुर्की के हिटाइट देवता थे इनार और हमारे वैदिक देवता हैं इंद्र। समानता देखिए। मेसोपोटामिया के कासाइट देवता सूर्यास और मरुताश हमारे सूर्य और मरुत से सीधे सीधे जुड़ते लगते हैं। ये लिंग्विस्टिक कॉग्नेट्स, यानी ये जो मिलते जुलते शब्द हैं, ये एक कॉमन ओरिजिन का सबसे पुख्ता सबूत माने जाते हैं। अच्छा, तो इस जबरदस्त भाषाई सबूत के बाद हमारी जांच हमें कहाँ ले जाती है कृष्णा? इस मामले में पहला संदिग्ध या कहें पहली थ्योरी कौन सी है? तो हमारी जांच का पहला पड़ाव है वो थ्योरी जो आर्यों का मूल निवास यानी उनका होमलैंड भारत को ही मानती है। इसे इंडिजिनस थ्योरी भी कहा जाता है। बिल्कुल। थ्योरी ग्रुप ए को मानने वालों का कहना है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, यानी ऑटोथोनस थे। इस मैप पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने भारत के ही अलग अलग हिस्सों को उनका मूल स्थान बताया है। जैसे DS त्रिवेदी ने देविका, जो आज का मुल्तान क्षेत्र है, उसकी पहचान की। LD कल्ला ने माना कि उनका होमलैंड कश्मीर था। वहीं AC दास और डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे विद्वानों ने सप्त सैंधव यानी 7 नदियों की भूमि को आर्यों का असली घर बताया। अच्छा, इस इंडिजिनस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए 3 तरह के सबूत पेश किए जाते हैं। पहला है लिंग्विस्टिक एविडेंस। तर्क ये दिया जाता है कि संस्कृत में किसी भी दूसरी भाषा के मुकाबले ज्यादा ओरिजिनल इंडो यूरोपियन शब्द मौजूद हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत अपनी पेरेंट लैंग्वेज, अपनी मूल भाषा के सबसे करीब थी। बिल्कुल सही। दूसरा सबूत है टेक्सचुअल, और इसका सबसे बड़ा स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जिन नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों और जानवरों का जिक्र मिलता है, वो सभी भारतीय उपमहाद्वीप के हैं, यूरोप या सेंट्रल एशिया के नहीं। मतलब ऋग्वेद खुद ही एक तरह का ज्योग्राफिकल मैप बन जाता है। एकदम सही। और तीसरा सबूत है कल्चरल। वेदों में बताए गए यज्ञ और दूसरे जो अनुष्ठान हैं, वो इतने अनोखे और पूरी तरह से भारतीय परंपरा से जुड़े हैं कि उनमें किसी बाहरी प्रभाव का कोई संकेत ही नहीं मिलता। ठीक है, तो भारत को होमलैंड मानने वाली थ्योरी के पक्ष में काफी मजबूत दलीलें हैं, लेकिन अब अपनी जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और उन थ्योरीज पर नजर डालते हैं जो आर्यों का घर भारत से बहुत दूर कहीं और बताती हैं। थ्योरी ग्रुप बी हमें नॉर्दर्न एक्सट्रीम्स यानी उत्तरी छोर पर ले जाता है। इसमें एक तो तिब्बत थ्योरी है, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने समर्थन दिया। लेकिन जो थ्योरी सच में सबका ध्यान खींचती है, वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आर्कटिक थ्योरी। राधा, क्या हम सोच सकते हैं कि वेदों में ध्रुवीय क्षेत्रों का जिक्र हो सकता है? तिलक ने अपनी किताबों में वैदिक हिम्स का एस्ट्रोनॉमिकल एनालिसिस किया, और उनका सबसे बड़ा सबूत था वेदों में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का वर्णन। ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक रीजन्स में ही होती है। ये अपने आप में एक बहुत ही दमदार दलील थी। इसके बाद हमारी जांच पश्चिम की ओर मुड़ती है, यानी यूरोप पहुंचती है। थियरी ग्रुप सी में कई अलग अलग जगहों के नाम सुझाए गए।
पेनका जैसे विद्वानों ने जर्मनी को होमलैंड बताया और इसके लिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का हवाला दिया। पी जाइल्स ने हंगरी की डैन्यूब वैली को मूल स्थान माना। वहीं गॉर्डन चाइल्ड जैसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने दक्षिणी रूस और यूक्रेन के जो विशाल घास के मैदान हैं, जिन्हें स्टेप्स कहते हैं, उसे होमलैंड बताया। तो भारत, आर्कटिक और यूरोप की थ्योरीज के बाद अब हम उस हाइपोथेसिस पर आते हैं जिसे आज ज्यादातर विद्वान सबसे मजबूत कड़ी मानते हैं, सेंट्रल एशिया, जो एक तरह से पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल का काम करता है। हाँ, थियरी ग्रुप डी पूरी तरह से सेंट्रल एशिया पर ही फोकस्ड है। इस थियरी को स्थापित करने का एक बड़ा श्रेय मैक्स मुलर को जाता है। उन्होंने बैक्ट्रिया यानी आज के अफगानिस्तान का बल्क क्षेत्र उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की तरह देखा, एक ऐसा केंद्र जहां से आर्यों की अलग अलग शाखाएं निकली, एक पश्चिम में यूरोप की तरफ और दूसरी पूरब में ईरान और भारत की तरफ। इस मैप में हम पामीर के पठार और पश्चिमी साइबेरिया जैसे दूसरे प्रस्तावित इलाकों को भी देख सकते हैं। और सेंट्रल एशियन थ्योरी का सबसे मजबूत सबूत फिर से भाषा विज्ञान से ही आता है। ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी लिंग्विस्टिक एविडेंस दिखाती है। ये है वैदिक संस्कृत और अवेस्टन ईरानी के बीच एक कंसिस्टेंट साउंड शिफ्ट। जरा ध्यान से देखिए, वैदिक संस्कृत का स अवेस्टन में हमेशा ह बन जाता है। सप्त सिंधु बन गया हेप्त इंदु, असुर बन गया अहुर, पवित्र पेयर सोम बन गया होम और दास बन गया दाहा। ये जो नियमित बदलाव है, ये इस बात का पक्का सबूत माना जाता है कि इंडो एरियंस और इरानियंस अलग होने से पहले किसी एक ही साझा होमलैंड में साथ रहा करते थे। ये भाषाई सबूत तो वाकई में जबरदस्त है। तो अब सवाल कहाँ से इसे बदलकर कैसे पर आ गया है? चलिए अब इन सभी सुरागों को जोड़ते हैं और भारत में उनके आगमन की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आज की जो मॉडर्न स्कॉलरली कंसेंसस है वो एक आर्यन इन्वेजन या किसी एक बड़े हमले की थियरी को नहीं मानती, बल्कि ये माना जाता है कि ये सदियों तक चलने वाले इमिग्रेशंस की एक सीरीज थी, मतलब कई लहरों में हुआ आप्रवासन। इस मैप पर हम इस माइग्रेशन के आर्कियोलॉजिकल ट्रेल को यानी पुरातात्विक रास्ते को देख सकते हैं। ये रास्ता सदर्न साइबेरिया के एंड्रोनोवो कल्चर से शुरू होता है, फिर बैक्ट्रिया मर्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, जिसे शॉर्ट में BMSC कहते हैं, उससे गुजरता है और आखिरकार हिंदुकुश के पहाड़ों को पार करके भारत के पंजाब क्षेत्र में पहुंचता है। तो कृष्णा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी, कोई अचानक हुआ हमला नहीं। एकदम सही, ये एक स्लो कल्चरल डिफ्यूजन था जो कई पीढ़ियों तक चलता रहा। और इस माइग्रेशन के पुरातात्विक सबूतों को अक्सर आर्यन पैकेज भी कहा जाता है। इसमें 4 मुख्य चीजें शामिल हैं जो सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया तक के रास्ते में लगातार पाई जाती हैं। पहला, पालतू घोड़े और रथ का इस्तेमाल। दूसरा, स्पोक्ड व्हील्स यानी तीलियों वाले पलिये, जो उस समय की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। इसने रथों को हल्का और बहुत तेज बना दिया। तीसरा, फायर कल्ट्स यानी अग्नि पूजा के प्रमाण। और चौथा, दाह संस्कार या क्रिमेशन की प्रथा। ये चारों चीजें एक कल्चरल मार्कर की तरह काम करती हैं जो हमें लोगों के इस मूवमेंट को ट्रेस करने में मदद करती हैं। और भारत में ये आगमन भी कोई एक सिंगल इवेंट नहीं था। डॉक्टर हर्ले की थ्योरी इस प्रक्रिया को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है। जैसा कि ये डायग्राम हमें दिखा रहा है, उन्होंने भारत में आर्यों के आगमन की 2 कैंपेन्स यानी 2 अलग अलग लहरों का प्रस्ताव रखा, एक अर्लियर वेव और एक लेटर वेव। ये थ्योरी इस विचार को चुनौती देती है कि सभी आर्य एक ही समूह में एक साथ आए थे। इससे हमें पता चलता है कि ये एक ज्यादा जटिल और कई चरणों में हुई प्रक्रिया थी। तो इस पूरे जांच पड़ताल को समराइज करने के लिए आइए इस मास्टर लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। कृष्णा, चलिए एक एक करके देखते हैं। भारत में AC दास का आधार क्या था? AC दास ने सप्त सिंधव को होमलैंड बताया और उनका आधार था लिटरेरी एविडेंस यानी ऋग्वेद का भूगोल। और आर्टिक थियरी के पीछे बाल गंगाधर तिलक की दलील क्या थी? उनका आधार था एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस यानी वेदों में 6 महीने के दिन और रात का वर्णन। यूरोप के बारे में क्या? पेंका का आधार क्या था? पेंका ने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल किया और आर्यों के शारीरिक विवरण को जर्मेनिक लोगों से जोड़ा। और आखिर में सेंट्रल एशिया थ्योरी के लिए मैक्स मुलर का मुख्य आधार क्या था? मैक्स मुलर का सिद्धांत उत्तर ईरान से नजदीकी और सबसे मजबूत लिंग्विस्टिक एविडेंस यानी संस्कृत और अवेस्तन के संबंधों पर आधारित था। ये समरी बहुत मददगार है। और अब हम अपनी इस जांच के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, जहां हम सभी सबूतों को मिलाकर आधुनिक विद्वानों का जो निष्कर्ष है
उसे सामने रखेंगे। तो पहला निष्कर्ष, हिंसक आर्यन इन्वेजन थियरी को खारिज किया जाता है। कृष्णा, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी बड़े युद्ध या विनाश के कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। दूसरा निष्कर्ष, सदियों तक चले सीरीज ऑफ इंडो आर्यन इमिग्रेशंस के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। हाँ, क्योंकि ये पुरातात्विक और भाषाई बदलावों की धीमी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझाता है। तीसरा, आर्यों की पहचान यूरेजिया या ब्लैक सी के मैदानी इलाकों के सेमी नोमेडिक यानी अर्ध खानाबदोश लोगों के रूप में की जाती है। ये उनकी घुड़सवारी और पशुचारण वाली जीवन शैली से पूरी तरह मेल खाता है। और अंतिम निष्कर्ष, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भाषा विज्ञान, साहित्य और पुरातत्व, इन तीनों के संश्लेषण की जरूरत है। बिल्कुल, कोई भी एक फील्ड अकेले पूरी कहानी नहीं बता सकता। इन सभी को मिलाकर ही हम हजारों साल पुराने इस रहस्य के सबसे करीब पहुंच सकते हैं। और अंत में हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इसे समाप्त करना चाहेंगे। इतिहास को एक आक्रमण की घटना के बजाय सदियों तक चले एक क्रमिक आप्रवासन के रूप में देखने से सांस्कृतिक निर्माण यानी कल्चरल फॉर्मेशन की हमारी समझ कैसे बदल जाती है? इस सवाल पर जरूर सोचेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।